विपक्ष क्या कर रहा है, जरा इसकी बात करते हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं उसका बंटवारा अभी तक औपचारिक तौर पर नहीं हो पाया है, ऐलान नहीं हो पाया है। लेकिन फिलहाल जो संभावित सीटों का फॉर्मूला हो सकता है वो कम से कम सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि शिवसेना 20 से 22 सीटें पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि वो 20 सीटों पर लड़े, पर शिवसेना 22 सीटों पर अड़ी हुई है। कांग्रेस के खाते में 12 से 15 सीटें आ सकती हैं, वहीं 10 से 11 सीटें एनसीपी शरद पवार गुट को मिल सकती हैं। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी जो है वंचित अगाड़ी, वो 2 सीटें उनको दी जा सकती है, लेकिन ये 4 सीटें किसके हिस्से से कटेंगे। अगर 4 सीटें उनको मिलती हैं ये देखना होगा। वैसे भी उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस को पूरी तरह से समर्थन करना चाहते हैं। अभी तक उनकी शिवसेना और एनसीपी से शायद दाल गल नहीं रही है महागठबंधन में, जब महाविकास अघाड़ी में। तो किस तरीके से अब एनडीए के सामने जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, अपनी तैयारियां करती दिखाई पड़ रही हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आज पहले चरण के चुनाव के लिए जो आज नामांकन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो रही है। इस वक्त दोनों सेनाएं कैसी खड़ी नजर आ रही हैं? संजय सिंह कंसल्टिंग एडिटर हैं आईएनएस के, हमारे साथ बात करने के लिए इस पर जुड़ रहे हैं। रामकृपाल सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामकृपाल जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। एक थोड़ा सा ये, क्योंकि चुनावों में परसेप्शन की बात बड़ी होती रहती है, ऑप्टिक्स की बात बड़ी होती रहती है। एक तरफ एनडीए दिख रहा है जो लगातार बड़े 200-250 से ऊपर अपने नाम जो है घोषित कर चुका है, गठबंधन पे गठबंधन जुड़ते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। दूसरी तरफ दिखाई पड़ रहा है कि अभी इंडिया अलायंस में चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहां पर अभी पूरे तरीके से सहमति बनती दिखाई नहीं पड़ रही है। तो आपको लगता है इसका एक थोड़ा स्लो चल रहे हैं, परसेप्शन लॉस होगा जो विपक्ष है उसको? देखिए, विपक्ष जिस गति से चल रहा है और जो सारी चीजें हुई हैं, अगर आप सोचें कि 6 महीने पहले जब ये बात हुई थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि 400 सीटों पर एक के खिलाफ एक कैंडिडेट होगा, वो बात तो अब सिरे चढ़ती कहीं दिख नहीं रही है। कुछ भी नहीं है ऐसा। और जिस सवाल जिसके चलते इतनी देर हो रही है, वो सवाल बेसिकली अलायंस का मतलब यही था कि कितनी सीटें पर कौन लड़ेगा और किस पार्टी की छतरी के नीचे लोग इकट्ठा होंगे। 2 ही चीज थी। तो अभी तक की जो स्थिति उसमें है कि देखिए, कांग्रेस, जिसको माना जा रहा था कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसको ज्यादा सीटें दे करके उसकी छतरी के नीचे लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन अभी तक जो हालात है कि जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत रही हैं वहां कोई भी कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार नहीं है, ज्यादा सीटें। चाहे आप बंगाल देख लीजिए, बंगाल में तो कुछ हुआ नहीं, अलग अलग लड़ रहे हैं। बिहार में देख लीजिए, जैसा कह रहे हैं कि 6 या 7 सीटें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में जो जो भी अभी मिली हुई हैं उनको अखिलेश जी ने दिया है। महाराष्ट्र में आधी सीटों पर तो अकेले शिवसेना लड़ेगी। आधी में जो बचती है वो, अगर आप कहिए कि उसमें एनसीपी और कांग्रेस प्लस, अगर जैसा कह रहे हैं अम्बेडकर जी को अगर ये उनको भी सीट दी जाएगी तो कहां से मिलेगी। तो ये शुरू से ही ये बात रही है। और अब जो है इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक बेचारी पार्टी बनती जा रही, जो राष्ट्रीय पार्टी थी। अब उसको जो क्षेत्रीय पार्टियां देंगी उसको एक्सेप्ट करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। रही बात मांगने की, अंत तक वो करने की कि फला सीट ठिकाना सीट, लेकिन जो स्थिति है अगर आप देखें तो जिस विपक्ष में जिसकी छतरी के नीचे लोग इकट्ठा होते, जो जी। विकल्प बन सकता है, जो आजादी से लेकर आज तक अगर कोई विकल्प चला है 5 साल, तो वही चला है अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस का रहा है या बीजेपी का रहा है। ठीक इसके है। अलावा कोई भी विकल्प इस देश में 5 साल का 2.5 साल भी नहीं चला है। तो अभी की स्थिति में यह है कि यही नहीं तय कर पा रहे हैं। एक तरफ जैसा आपने कहा कि 303 सीटों वाली बीजेपी जो है वो आगे बढ़ रही है। आप जो है अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। तो बिल्कुल। एक विकल्पहीनता की स्थिति देश के सामने है। यानी मोदी के सामने कौन? देखिए, ये जनता जो है ना, उसका परसेप्शन ये क्लियर हो। और चुनाव में ये सवाल सबसे ज्यादा परेशान करने वाला होगा, क्योंकि इस तरीके की कैंपेन बीजेपी चला भी रही है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी, आपके पास कौन। पर संजय सिंह जी, 40 बिहार की और 48 महाराष्ट्र की, 88 सीट्स हैं। अगर
उत्तर प्रदेश में जहां पर 80 सीटें हटा दी जाएं तो उसके बाद ये दो बड़े अहम राज्य हो जाते हैं पश्चिम बंगाल के अलावा। 88 सीट्स, इतना महत्वपूर्ण, इस पर कम से कम तेज गति से काम करने की आवश्यकता थी। लग रहा है कि अभी कम से कम बिहार में तो एनडीए का पूरा काम हो ही चुका है। विपक्ष अभी ना तो दोनों राज्यों में संभल नहीं पा रहा है। महाराष्ट्र में खैर अभी एनडीए को भी अपना दांवपेच पूरे अपनी करने हैं, सीटों का बंटवारा होना है, लेकिन कुल मिलाकर अगर इसको देखा जाए तो कितनी विकट समस्या आपको दिखाई पड़ रही है समय जैसे निकलता जा रहा है? देखिए अंकित, इसमें दो चीजें हैं, एक रियलिटी की और दूसरी परसेप्शन की। और रियलिटी में कई बार लास्ट मिनट होता है, लेकिन परसेप्शन वो ठीक चलता है। यहाँ परसेप्शन में किस तरह की चीजें जा रही हैं या जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है। राहुल गांधी जो इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है उसमें राहुल गांधी नहीं जाते। इसके पहले वो थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में जब पहले हुई थी उस समय में आए थे, जहां मूल रूप से चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि कांग्रेस को अपनी लीडरशिप बतानी है। और ममता बनर्जी पहले कह चुकी हैं कि उनके हिसाब से खड़गे जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। हालांकि उन्होंने समझौता नहीं किया, 42 सीटें अपने आप उन्होंने घोषित कर दी। तो अलायंस आप पार्टनर आपको कितना सीरियसली ले रहे हैं या ले रही हैं, ये चीज एक पब्लिक परसेप्शन में एक चीज हो जा रही है। दूसरी, राहुल गांधी का इस समय में, क्रिटिकल समय में वो घूम करके आए हैं, अपनी न्याय यात्रा जो भी वो करके आए हैं उसमें उन्होंने क्या मैसेजिंग की, जनता के बीच में क्या बातें गई, लोग सुन रहे थे, वो जहां जो भी कह रहे थे उससे एक परसेप्शन बनता है। आपकी पार्टी की जो मूल चीज है इलेक्शन लड़ते समय, वो है इलेक्शन की स्ट्रैटेजी, जिसमें टिकट का बंटवारा और अपने अलायंस पार्टनर के साथ बाकी आपकी जो भी बात होती है आप स्वयं न करें, लेकिन बाकी लोग जो करें उसके मुताबिक आप निपटाएं और अपने काडर को मार्शल आउट करें। आप उस मीटिंग में जाते नहीं। आपके जो भी बड़े नेता हैं, आज ही मैं देख रहा था प्रतिभा सिंह जो है हिमाचल प्रदेश में, मतलब वीरभद्र सिंह की पत्नी, उन्होंने मंडी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कल उनके मतलब एक प्रखर प्रवक्ता रोहन गुप्ता, उन्होंने चुनाव लड़ने से टिकट मिलने के बाद उन्होंने वापस कर दिया। ऐसा कई जगहों पे हो रहा है कि आपके मूल लोग चुनाव लड़ने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ आपने समझौता किया, आपने उनको गुजरात में भी सीट दी, वहां केजरीवाल जाके कहे कि अगला विधानसभा चुनाव हम जीतेंगे, ये दो जी। सीट हमें जिता दो, अगला विधानसभा चुनाव हम जीतेंगे। दिल्ली में बीजेपी अपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कर चुकी, आम आदमी पार्टी कर चुकी। और जो मैं लिस्ट देख रहा था, 11 स्टेट की लिस्ट आप बता रहे थे जो आज चर्चा होनी है उनके इलेक्शन कमेटी में, उसमें दिल्ली का नाम मुझे नहीं दिखा। यूपी, रायबरेली, अमेठी में अभी तक यूपी की आप चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। मतलब रायबरेली अमेठी के बारे में आप चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। ये कौन सा परसेप्शन बिल्ड कर रही है कांग्रेस पार्टी, किस तरह की सोच से वो चुनाव में जा रही है। एक तरफ सही में प्रधानमंत्री जहां उनका भी मतलब एरिया था बीजेपी के लिए, वहां ब्रीचिंग न्यू बाउंड्री, नए क्षेत्र में घुसने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, पूरी पार्टी जी। वहां पे वो लगी हुई है। दूसरी तरफ ऐसा चीज है, तो परसेप्शन में कांग्रेस काफी वीक इस समय में दिख रही है। ठीक है, हमने इनकी कमजोरियां की तो हमने बात जरूर की, लेकिन जैसे चुनाव, रामकृपाल जी, जैसे जैसे चुनाव और तारीखें नजदीक आएंगी, पहला फेज नजदीक आएगा जैसे चुनाव का, आपको लगता है कि जनता को इन सब मुद्दों से बहुत फर्क पड़ता है कि किस पार्टी में कितनी जल्दी टिकटों का बंटवारा हो गया, या जनता को अपने मुद्दों से ज्यादा उस वक्त का, जिस तरीके का जो इनके मैनिफेस्टो है या जो इनके वादे हैं या जिस तरीके का लीडरशिप प्रस्तुत कर रहे हैं उसका ज्यादा फर्क पड़ता है? नहीं, उससे देखिए किसने कब वो डिक्लेयर किया उससे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अंकित जी, बेगूसराय आपके सामने शायद एक सीधा एग्जाम्पल चलिए है एक एक जिसमें करके, संजय जी पहले अपनी बात खत्म कर लें, फिर कृपाल जी। जी संजय जी, अब आपने शुरू कर दिया तो आप फटाफट अपनी बात निपटा लीजिए। जैसे बेगूसराय आपके सामने एक सीधा एग्जाम्पल है। उस समय गिरिराज सिंह बेगूसराय में काफी देर से अपना उन्होंने नामांकन भरा था और सीपीआई की तरफ से कन्हैया कुमार, पूरा मीडिया कन्हैया कुमार के पीछे वो था। चुनाव के नतीजे क्या है, 4 लाख वोट से गिरिराज सिंह जीत गए, लगभग 4 लाख वोट ठीक से है। वो जीते थे। तो उसका फर्क नहीं पड़ता, आप क्या मोमेंटम बिल्ड करें, पार्टी का क्या मोमेंटम है, बिल्कुल। आपका वहां सपोर्ट बेस कैसा है, लोगों की वो कैसी है, इस चीज पे। जैसे मान तो लीजिए, रामकृपाल जी, क्या यही बात मानी जाए कि अगर आप देरी कर रहे हैं तो कम से कम आपके कार्यकर्ताओं में भी आप वो मैसेज भेज रहे हैं कि देखिए तैयारी कैसे करें, कोई कार्यकर्ता कहां उठकर क्या झंडा उठा के चलना शुरू करे जब तक ये आपने नेताओं ने तय ही नहीं करा है कि कौन कहां लड़ेगा? बिल्कुल अंकित जी, देखिए बात सिर्फ इतनी नहीं है। जैसा देखिए अभी कुछ बहुत सारे ओपिनियन पोल आए हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं करता, लेकिन मैंने बड़े ध्यान से देखा है। उसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जनता से पूछा गया कि आप किसके, मतलब क्या मुख्य कारण है जिस पर आप वोट देंगे। हम्म। तो 85% ने कहा है मोदी जी। फिर सवाल किया गया कि आपके लिए कैंडिडेट मैटर करता है कि नहीं। हम्म। 85 ने कहा कि कैंडिडेट मैटर नहीं करता है।
हम मोदी जी के लिए वोट देंगे। और ईमानदारी से बात कहूं, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन सच्चाई ये है कि 14 में भी ये रेफरेंडम था मोदी के नाम पे। आप याद कीजिए, नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था, जी। खुद विपक्ष ने कहा था कि ये रेफरेंडम है नोटबंदी पर। तो 19 का भी चुनाव मोदी के नाम पे हुआ, आज भी है। तो बेसिक बात, अगर शीर्ष से आप चलें तो कोई चेहरा नहीं है। और सीधी बात है कि वोटर के लिए बड़ी आसानी होती है किसी को चुनना जब कोई विकल्प नहीं होता। आज की तारीख में, आज 20 तारीख हो गई है, इस देश में मोदी का कोई विकल्प किसी कॉमन मैन से पूछ लीजिए तो नहीं है। ठीक है। एक तरफ व्यक्ति है और पार्टी भी है, दूसरी तरफ पार्टियां हैं। पार्टी नहीं है, पार्टियां हैं। और जी। मैं एक बात आपको कहूं, देखिए इस बार के चुनाव में या पिछली बार की 4 स्टेट ऐसी हैं जो इस देश का भविष्य किस तरफ जाएगा तय करेंगी। वो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये मिला करके 210 सीटें होती हैं। इस 210 सीटों में से सोचिए आप कि क्या कांग्रेस 100 सीट पर भी नहीं लड़ रही है। आप कल्पना कीजिए, इनमें 100 सीट पर भी बंगाल में कोई समझौता नहीं ठीक है। हुआ। बिहार में आप जितना दे रहे हैं, 7 या 8 सीट जो भी कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में 11, 12 या 17 जो भी कर लीजिए, महाराष्ट्र में जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से 10, 11 होगा। तो टोटल तो 50 सीट भी नहीं है कांग्रेस को। तो बिल्कुल। आप ये बताइए कि, बस एक मिनट और, बाकी जो स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, यहाँ पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट मोर देन 90% रहता है। तो फिर सवाल इस बात का है कि जब ये हालत है तब भी आप इतना डिले कर रहे हो, तो बिल्कुल ये सर, तो मेरे पास विपक्ष समय बिल्कुल की खत्म हो गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रणनीति पर एक सवाल उठता है कि आपने क्या सोचकर इस चुनाव में, क्या एक तो परसेप्शन आप क्या बनाना चाहते हैं, दूसरा आपकी रणनीति क्या है। जैसे 4 राज्यों की जो आप बात कर रहे थे, 50 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन क्या एकजुट होकर विपक्ष, जो पहले इन्होंने कहा था कि हर सीट पर एक मजबूत कैंडिडेट देंगे बीजेपी के खिलाफ, उस लक्ष्य को भी तय कर पा रहा है। बात सिर्फ विपक्ष की आलोचना करने की नहीं है, बात इस बात की है कि क्या इस देश के अंदर एक मजबूत विपक्ष इस वक्त बीजेपी और एनडीए के सामने खड़ा है, और उस पर चर्चा जरूरी है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। आप दोनों का हमारे साथ बहुत बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।